Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC and various state PCS examination. Uh, Today we will discuss mainly four issues. The first issue is universities are different from religious institutions. In this article, we will discuss about recent Supreme Court judgment related to minority status given to Aligarh Muslim University. The second issue is related to climate finance uh, and COP29. The third issue is import from the UAE rose 70% in October to $7.2 billion. In this article, we will discuss about UAE-India bilateral relations, and the fourth issue is related to Project Elephant. So let's discuss all the issues in detail. What is Supreme Court verdict on minority status of AMU? In a 4-3 majority verdict, the Supreme Court on November 8, 2024 overturned its 1967 ruling in S. Aziz Basa versus Union of India. नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1967 के अपने रूलिंग को, जो कि अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है, 1967 का जो रूलिंग था उसको इसने ओवरटर्न किया है. In 1967 verdict denied AMU to its minority institution status. 1967 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस देने से डिनाई कर दिया था. व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? करंट में जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द रिकॉग्निशन ऑफ AMU एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 4-3. करंट का जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजेस बेंच का जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में जो उसका स्टेटस है उसको रिकॉग्निशन किया है. इट मीन्स AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है. ये जो वर्डिक्ट आया है 4-3 की मेजोरिटी के हिसाब से आया है. द कोर्ट हेल्ड दैट एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी क्वालिफाइज एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा क्रिएट किया गया है और वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई करता है, उस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए रिगार्डलेस कि वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं. बिकॉज AMU को माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में रखने के कुछ लोग इसलिए फेवर में नहीं है. ऐसा माना जाता है कि AMU को लीगली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं है, इसके रिगार्डलेस उस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए. कोर्ट सेड दैट पर्पज ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज टू प्रिजर्व द कम्युनिटीज कल्चर फैब्रिक. कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं वो उस कम्युनिटी की जो कल्चरल फैब्रिक है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंदर ये गारंटी दिया हुआ है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भी है कंट्री के अंदर, उन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने की यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिया गया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंदर ये राइट दिया गया है. आर्टिकल 32 फर्दर मैंडेट दैट द स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ग्रांटिंग एड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस. आर्टिकल 32 के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि स्टेट के द्वारा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ एड ग्रांट किए जाते हैं तो उस टाइम पर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर करना होगा. इट मीन्स स्टेट के द्वारा एड ग्रांट करने के रिस्पेक्ट में किसी तरह का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ऐसा आर्टिकल 30 के सब सेक्शन 2 में प्रोविजन किया गया है. सच इंस्टीट्यूशंस एंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी देन
मोस्ट अदर्स। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। Under Article 15(5), minority institutions are exempted from providing reservations for SC, ST and may reserve up to 50% of seats for students from their own community। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन ये किया गया है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस में SC, ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो अप्लाई नहीं होगा, और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स का रिजर्वेशन कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 15 के अंदर प्रोविजन किया गया है। इन द लैंडमार्क TMA पाई फाउंडेशन 2002 case, the Supreme Court clarified that a minority status should be determined based on the demographic composition of the concerned state rather than the national population। 2002 में TMA पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी को, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की डेमोग्राफिक कंपोजिशन के बेस पर दिया जाएगा, ना कि नेशनल पॉपुलेशन के बेस पर। इट मीन्स कोई भी कम्युनिटी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस चाहती है तो उसके लिए जिस स्टेट के अंदर वो कम्युनिटी है उस स्टेट के हिसाब से उसकी डेमोग्राफिक कंपोजिशन को इवेल्युएट करके ही उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है, नेशनल पॉपुलेशन के बेस पर नहीं। बिकॉज ऐसा इसलिए है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कम्युनिटी का नंबर बहुत ज़्यादा है, जबकि वो कम्युनिटी किसी अदर स्टेट में उसका नंबर है ही नहीं। तो इस वजह से अगर उस पूरी होल कम्युनिटी को अगर SC या ST या माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है तो ये अदर स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, और किसी स्टेट के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा और किसी स्टेट के लिए लॉसफुल रहेगा। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ केस? AMU का जो माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड केस है उसका बैकग्राउंड क्या है? इन 1875, मुस्लिम रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट सर सैयद अहमद खान established the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh to offer modern British education to Muslims। 19 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो मुस्लिम रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ये जो MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये मुस्लिम्स के लिए ब्रिटिश एजुकेशन गिवन करने के लिए ये ओपन किया गया था। इन 1920 में यहाँ पर कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजन है। इन 1920 द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट AMU एक्ट वॉज पास्ड इनकॉर्पोरेटिंग MAO कॉलेज एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन इनटू AMU। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, और ये जो एक्ट पास किया जाता है इस एक्ट के अंदर MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और इसके इनकॉर्पोरेशन से AMU बनाया जाता है। इट मीन्स AMU जो बनाया गया है वो एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए MAO कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट ओनली मुस्लिम्स वर परमिटेड टू बी मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज गवर्निंग बॉडी नोन एज कोड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग इसका जो सेक्शन 23 है, इस 23 सेक्शन के अकॉर्डिंग AMU की जो गवर्निंग बॉडी जिसको कोड के नेम से जाना जाता है, इस गवर्निंग बॉडी के अंदर ओनली मुस्लिम्स को परमिट किया गया था, और ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 23 के अंदर किया गया है। In 1951, this mandate for Muslim only representation on the code was abolished। 1951 में मुस्लिम ओनली रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट था जिसको 1920 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोविजन किया गया था, इस प्रोविजन को कोड के द्वारा अबोलिश कर दिया जाता है। A subsequent amendment in 1965 provisions allowing the President of India to nominate members to it। AMU का जो गवर्निंग बॉडी जिसको कोर्ट कहा जाता था, 1965 में इस एक्ट को अमेंड करके अब इसमें प्रोविजन कर दिया कि अब प्रेसिडेंट कुछ मेंबर को कोर्ट में नॉमिनेट कर सकता है। इट मीन्स AMU का जो गवर्निंग बॉडी था उसमें अब नॉन मुस्लिम्स का नॉमिनेशन यहाँ पर
आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दिया गया। However, in 1967, the Supreme Court in Aziz Basa upheld the amendment to the act, reasoning that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority since it had been established through central legislation. 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, अजीज बासा केस के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो अमेंडमेंट 1965 में किया गया था, 1967 में इसको अपहेल्ड करके रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रीजन दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है और न ही उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है, बल्कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। This decision spurred a widespread protest, ultimately leading to an amendment of the AMU Act in 1981, which officially recognized the university's minority status. 1965 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होते हैं, और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए 1981 में एएमयू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटी के तौर पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। In 2005, the university introduced a policy reserving 50% of the seats in its postgraduate medical course for Muslim students. 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 50% रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोविजन कर दिया। This was subsequently challenged before the Allahabad High Court, which struck it down on the ground that the university did not qualify as a minority institution as per Aziz Basa ruling. 2005 के बाद ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है, और ये जो डिसीजन आता है, ये डिसीजन इस डिसीजन के अकॉर्डिंग एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है उसको यहाँ पर नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अजीज बासा रूलिंग जो था वो बिल्कुल सही था, और अजीज बासा रूलिंग के अंदर इसको जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया था उसको यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। In 2006, a two-judge bench of the Supreme Court studied the reservation policy and referred the case to a large bench. ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी एएमयू की 2006 में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टू जज बेंच को इस केस को रेफर किया जाता है। इन 2019, a three-judge bench headed by former CJI Ranjan Gogoi referred the Aziz Basa decision for reconsideration by a seven-judge bench. The matter stayed in limbo till October last year when Justice Chandrachud constituted a seven-judge bench to hear it. 2019 में एक थ्री जज बेंच जो कि फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई के द्वारा हेडेड की जाती है, इस केस को सेवन जज बेंच के लिए रेफर कर दिया जाता है। इन 2024 नाउ जजमेंट हैव केम अकॉर्डिंग टू विच एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। करंट में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड वर्डिक्ट आ चुका है। इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया है। What are various agreements related to climate finance in COP29, which is ongoing in Baku, Azerbaijan country? Why in news? At the ongoing COP29 negotiations in Baku, India stated that climate finance should not be seen as investment goal by developed countries. करंट में COP29 नेगोशिएशंस बाकू अजरबैजान के अंदर ऑनगोइंग है। इंडिया ने स्टेट किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट गोल के तौर पर सीन नहीं किया जाना चाहिए। सेवरल टेक्निकल इश्यूज आर बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन एट बाकू। द इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑन विच डिस्कशंस इज गोइंग ऑन इन COP29 इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ये जो अभी COP29 नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसमें सेवरल टेक्निकल इश्यूज को डेलिब्रेट किया जा रहा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है वो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस एंड NCQG? NCQG मीन्स न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल एंड क्लाइमेट फाइनेंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस।
What is climate finance? Climate finance is the money that is necessary to incentivize and facilitate developing countries to adoption of renewable energy sources over fossil fuel. क्लाइमेट फाइनेंस एक मनी है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को रिन्यूएबल सोर्सेस को एडॉप्ट करने के लिए, उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। व्हाट इज एनसीक्यूजी? NCQG is an estimate of the money that developing countries will collectively require from developed countries to adapt to climate change and shift to renewable source without compromising on developmental needs. NCQG ये एक मनी का एस्टिमेशन है। इट मीन्स ये एक ऐसा एस्टिमेशन है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फॉसिल फ्यूल से अपने आप को ट्रांजिट करने के लिए, रिन्यूएबल सोर्स को बूस्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा अबाउट कितना फाइनेंस किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड ये मनी का एस्टिमेट है। नीड टू रेज फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा फंडिंग को रेज किया जाना चाहिए। इन 2009 इट वाज एग्रीड टू मोबिलाइज एंड डिलीवर $100 बिलियन एनुअली फ्रॉम 2020 to 25 बट वाज फुलफिल्ड ओनली इन 2022। 2009 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अबाउट $100 बिलियन एनुअली प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया था वो 2020 से 25 तक 5 ईयर का टाइम पीरियड रखा गया था। बट ओनली 1 ईयर यानी 2022 में ही ये फाइनेंस किया जा सका, बाकी अदर ईयर्स में इस फंडिंग को नहीं किया जा सका। However, the countries also collectively decided in 2021 to increase this, come up with a new number and make it operational by 2025. 2021 में डेवलप्ड कंट्रीज ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि इस फाइनेंस को रेज किया जाना चाहिए और 25 से इसको अगेन ऑपरेशनल किया जाना चाहिए। दिस इज वाई द बाको कोप इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ऑन अ न्यू नंबर टू मेक द कॉप अ सक्सेस। करंट में जो कॉप 29 चल रहा है ये तब सक्सेस माना जाएगा अगर फाइनेंस को इंक्रीज करने से रिलेटेड ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर सक्सेस हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि कॉप 29 सक्सेस रहा। India's intervention reiterated that the developed countries need to commit to providing and mobilizing at least $1.3 trillion every year till 2030 through grants, concessional finance and non-debt inducing support. इंडिया ने ये रिट्रेट किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को एवरी ईयर 2030 तक के लिए $1.3 ट्रिलियन प्रोवाइड करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कमिट करना चाहिए। और ये जो $1.3 ट्रिलियन का जो फाइनेंसिंग है वो डेवलप्ड कंट्रीज को थ्रू ग्रांट्स, कंसेशनल फाइनेंस एंड नॉन एडेप्ट इंड्यूसिंग सपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाना चाहिए। व्हाट इज कोप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो अभी समिट चल रहा है ये क्या है? COP, which means Conference of Parties, is the series of formal meeting of Conference of Parties where government assess global efforts to advance the Paris Agreement and Convention. COP का मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेंबर कंट्रीज की मीटिंग्स का एक सीरीज है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेरिस एग्रीमेंट एंड कॉन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट किए गए थे उसका कितना एडवांसमेंट हुआ है और ग्लोबली कितने अफर्ट किए गए हैं उसको असेस करने के लिए यहाँ पर वेरियस गवर्नमेंट इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कलेक्ट होती है। एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वर्ल्ड लीडर्स कम टुगेदर टू मेजर क्लाइमेट प्रोग्रेस एंड नेगोशिएट द बेस्ट वेज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो समिट होता है यहाँ पर वर्ल्ड के मोस्टली लीडर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्रेस हुआ है और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए बेस्ट वेज क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग की जाती है। करंटली देयर आर 198 पार्टीज, 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन टू द कॉन्वेंशन। करंट में जो कॉप का कॉन्वेंशन चल रहा है इसमें 198 पार्टीज है, 197 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। नाउ हम देखेंगे कि ग्लोबल CO2 एमिशंस कितना हो रहा है और किस कंट्री का कितना इस पर रोल है। द 2024 ग्लोबल कार्बन बजट प्रोजेक्ट फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ 37.4 बिलियन टन, अप 0.8% फ्रॉम 2023। 2024 के लिए जो फॉसिल CO2 एमिशंस एक्सपेक्ट किया गया है
वो 37.4 बिलियन टन CO2 एमिशन एक्सपेक्ट किया गया है, जो कि 2023 के कंपेयर में 0.8% ज़्यादा है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि चाइना, यूएस और इंडिया जो कि लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री हैं, इन कंट्रीज का 2021 में, 22, 23, 24 में कितना CO2 एमिशंस करने में इनका रोल है। फर्स्ट हम देखते हैं कि चाइना 2021 में अबाउट 11.4 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट करता था, जो कि 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12 बिलियन टन CO2 एमिट करेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बात अगर सेकंड लार्जेस्ट एमिटर यूएस की जाए, तो यूएस ने 2021 में अबाउट 5 बिलियन टन फॉजिल CO2 एमिट किया था। 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो CO2 एमिशन किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इट मीन्स 4.9 बिलियन टन का यहाँ पर ये CO2 एमिट करने का यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। इंडिया जो कि थर्ड CO2 एमिटर कंट्री है, इंडिया ने 2021 में 2.7 बिलियन टन CO2 एमिट किया था, जबकि 2024 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.2 बिलियन टन CO2 एमिट करेगा। ये थ्री लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कि फॉजिल CO2 एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस, फॉजिल CO2 एमिशंस का ग्लोबल पर कैपिटा रोल क्या है? द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 वर 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। ग्लोबली अगर देखा जाए CO2 एमिशंस में 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर यहाँ पर एमिट कर रहा है। देवर 3.9 इन द यूएस, यूएस की अगर बात की जाए तो पर कैपिटा पर ईयर ग्लोबल CO2 एमिशन जो रहा है वो 3.9 रहा है। चाइना की बात की जाए तो 1.5 रहा है, एंड इंडिया की बात की जाए तो 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री है वो चाइना है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट एमिटर कंट्री यूएस है। बट यहाँ पर कैपिटा एमिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूएस का ज़्यादा हो गया, बिकॉज यहाँ पर यूएस का पॉपुलेशन कम है और चाइना का पॉपुलेशन यूएस से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर कैपिटा ग्लोबल CO2 एमिशंस यहाँ पर अपोजिट हो गए। बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया इन दोनों कंट्रीज के कंपेयर में वेरी स्मॉल अमाउंट में पर कैपिटा CO2 एमिट करता है, जो कि 0.6 टन है। एक्सपेक्टेड फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर के एंड में फॉजिल कितना एमिशंस फॉजिल एमिशंस कितना हो सकता है? फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4.6% इन इंडिया एंड 0.2% इन चाइना। इंडिया में 4.6% का यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, चाइना के अंदर 0.2% यहाँ पर फॉजिल एमिशंस इंक्रीज हो सकते हैं। बाय द ईयर एंड चाइना इज एक्सपेक्टेड टू emit 12 बिलियन टन ऑफ CO2 कंपेयर टू इंडिया 3.2 बिलियन टन एंड यूएस 4.9 बिलियन टन। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड ओवरऑल CO2 एमिशंस ये कंट्री कितना कर सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चाइना का यहाँ पर शो किया गया है कि अबाउट 12 बिलियन टन CO2 एमिट कर सकता है, यूएस 3.2 बिलियन, यूएस 4.9 बिलियन एंड इंडिया का यहाँ पर 3.2 बिलियन, जो हम पहले भी ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। एमिशन फ्रॉम कॉयल ऑयल एंड गैस इन 2024 are expected to be slightly above the year 2023 level by 0.2%, 0.9% एंड 2.4%। कोल ऑयल एंड गैस के थ्रू अगर CO2 एमिशंस का कंपेयर करते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में 2023 लेवल के कंपेयर में अबव हो सकता है 0.2%, 0.9% एंड 2.4% के हिसाब से। ग्लोबल CO2 एमिशंस फ्रॉम लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री एवरेज 1.1 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशंस पर ईयर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है कि 2024 में ग्लोबल लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू CO2 एमिशंस जो होने वाला है वो 1.1 बिलियन टन कार्बन पर ईयर होने वाला है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू रीच 422.5 ppm parts per million in 2024, which is 52% above प्री इंडस्ट्रियल लेवल। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर 422.5 ppm यहाँ पर सेट किया गया है, एस्टिमेट किया गया है 2024 के लिए। और ये जो CO2 कंसंट्रेशन है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 52% ज़्यादा है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट इज a legally binding global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change that was adopted in 2015 during UNFCCC COP21।
पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है, जो कि यूएनएफसीसी के अंडर कराया गया था। 2015 में ये एग्रीमेंट किए गए थे और 2015 में यूएनएफसीसी का कॉप 21 ऑर्गेनाइज किया गया था। इट मीन्स कॉप 21 के ड्यूरिंग पेरिस एग्रीमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। It aims to combat climate change and limit global warming to below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level with an ambition to limit warming to 1.5 degrees Celsius. पेरिस एग्रीमेंट जो किया गया था क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए एंड ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। और यहाँ पर जो एम्बिशंस रखे गए थे ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए वो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ये एम्बिशन रखा गया था। Paris Agreement replaced the Kyoto Protocol, which was an earlier agreement to deal with climate change. पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये इसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए एक अर्लियर एग्रीमेंट था। The Paris Agreement 2025 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to impact of climate change, and provide support to developing countries in their efforts to address climate change. 2015 पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ये सभी कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को एडप्ट करने के लिए एंड डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट आउट करता है सो दैट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके। एज पर पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपडेट दियर एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एवरी 5 ईयर आउटलाइन द प्लान फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एवरी मेंबर कंट्री के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि वो अपने कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज से एडप्ट करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए उसका जो भी प्लान है उस प्लान को ये सबमिट करेंगे और अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी को एवरी 5 ईयर में अपडेट करेंगे। Nationally determined contributions are pledges made by all countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt to the impact of climate change. Nationally determined contribution it means NDC. NDC all member countries के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अपने अपने कंट्री लेवल पर किया गया एक प्लीज है सो दैट क्लाइमेट फाइनेंस इम्पैक्ट से फाइट किया जा सके। In this article, we will discuss about strong India-UAE relations, and we will also discuss how friendship between the two countries has flourished. India's import from its free trade agreement partner UAE have jumped by 70.37% year on year to USD 7.2 billion in October, leaving a trade deficit of about USD 3.5 billion during that month, according to the Commerce Ministry data. कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का इम्पोर्ट अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर यूएई के साथ 70.37% तक इंक्रीज हुआ है। लास्ट मंथ अक्टूबर की अगर बात की जाए तो अक्टूबर में ये जो इम्पोर्ट था ये 7.2 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज हुआ है और इसी अक्टूबर मंथ में जो ट्रेड डेफिसिट इस कंट्री के साथ रहा है वो 3.5 बिलियन डॉलर का रहा है। द एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूएई केम इनटू इफेक्ट इन मई 2022। दोनों कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन किया गया था वो 2022 में साइन किया गया था। द यूएई इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद $83.65 बिलियन बायलैटरल ट्रेड इन 2023-24। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई है। फर्स्ट नंबर पर करंट में यूएस है, सेकंड नंबर पर चाइना है। 2022 में चाइना फर्स्ट नंबर पर था यानी फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा था जबकि यूएस सेकंड नंबर पर आ गया था। करंट में यूएस नंबर 1 एंड चाइना नंबर 2 एंड थर्ड यूएई इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बात अगर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की जाए तो जो इंडिया का यूएई के साथ जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो 83.65 बिलियन डॉलर का रहा है। इंडियाज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स आर मिनरल फ्यूल एंड गोल्ड। बात अगर एक्सपोर्ट की जाए कौन कौन से आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो ये मिनरल फ्यूल्स एंड गोल्ड है। द मेजर गुड इंपोर्टेड इंक्लूड मिनरल ऑयल, केमिकल्स, असेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, कॉपर, निकल एंड एल्यूमिनियम गुड्स। यूएई से हमारा कंट्री बहुत सारे आइटम्स इम्पोर्ट करता है सच एज मिनरल ऑयल,
केमिकल्स, असेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन इंपोर्ट करता है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, कॉपर, निकेल एंड एल्यूमिनियम गुड्स इंडिया यूएई से इंपोर्ट करता है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं? नंबर वन रैंक पर यूएस आता है, जिसके साथ हमारा बायलेटरल ट्रेड 118 बिलियन डॉलर का रहा है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है, 104 बिलियन डॉलर तक बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में रहा है। एंड थर्ड नंबर पर यूएई 77.64, करंट में थोड़ा इंक्रीज हो गया, 83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। फोर्थ नंबर पर सऊदी अरेबिया, इट मीन सऊदी अरेबिया हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ 48 बिलियन डॉलर तक का ट्रेडिंग हम करते हैं। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद ट्रेड इज डॉलर 118.21 बिलियन डॉलर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज चाइना, टोटल ट्रेड विद इंडिया इज 104 बिलियन डॉलर, ये हम ग्राफ में देख चुके हैं। इंडिया अदर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, और भी इंडिया के अदर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जैसे यूएई हम देख चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस, सऊदी अरबिया, ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। और इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद फोर ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज के साथ है? सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएई जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। कोरिया के साथ साइन है, इंडोनेशिया के साथ साइन है। ये चार कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया एंड यूएई, इंडिया और यूएई के द्वारा लास्ट कुछ मंथ में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? नंबर वन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नंबर टू, एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए। नंबर थ्री, एग्रीमेंट ऑन फूड पार्क्स, फूड पार्क से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नंबर वन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, बोथ इंडिया एंड यूएई साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एमओयू साइन किया है। दिस डील इन्वॉल्व द इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ईएनईसी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल फॉर कॉपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया और यूएई ने बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूएई की ईएनईसी एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर एक डील किया है, और इस डील के अकॉर्डिंग दोनों कंपनी बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशनलाइजेशन में और मेंटेनेंस में कोऑपरेट करेंगे। बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज सिचुएटेड इन एआई धाफरा विद इन द इमीडिएट्स ऑफ एएमयू धाबी इन यूएई। इट इज द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रहा है, जो कि यूएई के अंदर है। एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं, इसमें स्पेशली एलएनजी सप्लाई से रिलेटेड और पेट्रोलियम से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एलएनजी सप्लाई एंड एमओयू वाज साइंड फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इंडिया एंड यूएई के बीच में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एनर्जी से रिलेटेड जो साइन किया गया है, वो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए किया गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड यहाँ पर साइन किया गया है। एंड एमओयू वाज आल्सो साइंड विद इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। इंडिया के साथ यूएई ने एक इम्पोर्टेंट साइन एसपीआर किया है, सो दैट पेट्रोलियम की सप्लाई को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सके। अब ये एसपीआर क्या होता है? एसपीआर आर स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन बाय द कंट्रीज टू इंश्योरिंग स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग टाइम ऑफ जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सप्लाई डिसरप्शंस। एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और कंट्रीज के द्वारा अपना क्रूड ऑयल मेंटेन किया जाता है, सो दैट किसी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से उसके थ्रू एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया सके। इससे रिलेटेड साइन भी यूएई ने इंडिया के साथ किया है। एग्रीमेंट ऑन फूड पार्क्स, फूड पार्क से रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट यूएई और इंडिया के द्वारा किए गए हैं। एंड एमओयू वाज साइंड विद द गुजरात गवर्नमेंट ऑन फूड पार्क डेवलप्ड इन द इंडिया। इंडिया में कुछ फूड पार्क्स डेवलप करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ यूएई ने एमओयू साइन किया है। यूएई एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ द आईटू ग्रुपिंग अंडर विच फूड पार्क्स इन गुजरात एंड एमपी वर एनविस्ड। यूएई एंड इंडिया दोनों आईओटीयू ग्रुपिंग के पार्ट है, और इसके अंडर गुजरात और एमपी दोनों स्टेट के अंदर
फूड पार्क इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्लानिंग है। वाई यूएई इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? यूएई इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर वन, बायलैटरल ट्रेड। नंबर टू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नंबर थ्री, यूएई इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर फोर, cooperative in space exploration. Number five, defense and security cooperation. Number six, multilateral engagement. Number seven, regional stability. Number four, cultural and diaspora links. Number nine, cooperation during COVID-19. नंबर वन, बायलैटरल ट्रेड की वजह से भी यूएई इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। द यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। द comprehensive economic partnership agreement was signed in 2022 which has further boosted trade. इंडिया और यूएई के बीच 2022 में कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया और यूएई का ट्रेड काफ़ी बूस्ट हुआ है। और आज इंडिया का यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। बिटवीन इंडिया एंड यूएई बायलैटरल ट्रेड हैविंग इंक्रीज फ्रॉम यूएसडी 72.9 बिलियन in 2021-22 to USD 84.5 billion in 2022-23, registering a year-on-year increase of 16%। इंडिया और यूएई के बीच ईयर टू ईयर ट्रेड 16% तक इंक्रीज हो रहा है। बात अगर 2021-22 की जाए तो इंडिया और यूएई ने यूएसडी 7.29 बिलियन डॉलर का यहाँ पर ट्रेड किया था, जबकि 2022-23 नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज होकर 84.5 बिलियन डॉलर तक रीच हो गया। नंबर टू, एफडीआई। यूएई इमर्ज एज फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर के रूप में यूएई ने प्लेस टेकिंग किया। इन फाइनेंशियल ईयर 2023, एफडीआई फ्रॉम द यूएई टू इंडिया सर्ज ओवर 3-fold टू यूएसडी 3.35 बिलियन फ्रॉम यूएसडी 1.03 बिलियन इन 2021-22। 2021 में जहां पर यूएस का इंडिया में एफडीआई 1.03 बिलियन था, वहीं 2023 में ये इंक्रीज 3-fold इंक्रीज हुआ और 3.35 बिलियन तक ये इंक्रीज हो गया। नंबर थ्री, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। यूएई इज अ की ऑयल सप्लायर फॉर इंडियन, प्ले क्रिटिकल रोल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विच इज वाइटल फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। यूएई इंडिया के लिए ऑयल सप्लायर कंट्री है, जिसके थ्रू इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है। और इंडिया के एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का एक क्रिटिकल रोल है, जो कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वाइटल है। नंबर फोर, कोऑपरेटिव इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यूएई स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के साथ कोऑपरेटिव है। यूएई स्पेस एजेंसी एंड इसरो साइंड एन एमओयू रिगार्डिंग कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पज। यूएई की स्पेस एजेंसी यूएईएसए एंड इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो दोनों ने आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है। नंबर फाइव, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या रहे हैं? इंडिया एंड यूएई हैव स्ट्रेंथन देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथ किया है, और दोनों कंट्रीज ने डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंस को शेयर करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। काउंटर टेररिज्म पर इन्होंने फोकस किया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों कंट्री ने स्टार्ट कर दिया है। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है। यूएई आल्सो इंटरेस्टेड इन इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट सच एज ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड तेजस फाइटर जेट गेन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पीरियड। 2000 के बाद इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। इन कुछ ईयर्स में यूएई ने इंडिया के कुछ डिफेंस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट इसने शो किया है, सच एज ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड, आकाश एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, तेजस फाइटर जेट से रिलेटेड यूएई ने इंडिया की तरफ काफ़ी मूव किया है। इट मीन्स ये जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्ट हैं इंडिया की तरफ से यूएई के लिए सप्लाई किए गए हैं। नंबर सिक्स, मल्टीलैटरल engagement. The formation of the I2U2 grouping and the UAE's partnership in the India Middle East Europe economic corridor reflect the economic and strategic significance of the UAE in regional and global multilateral engagement. इंडिया और यूएई दोनों I2U2 ग्रुपिंग के मेंबर हैं।
I2 means India Israel, U2 means UAE US, दोनों कंट्रीज I2 U2 ग्रुपिंग के मेंबर है। यूएई ने IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया है, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि यूएई रीजनल एंड ग्लोबल मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के लिए एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के लिए। Number seven, important for regional stability. The UAE's important role in the Abraham Accord and the subsequent normalization of the diplomatic relation with Israel reflect the UAE's importance in fostering regional harmony and stability. यूएई अरब्स रीजन के अंदर रीजनल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी को फोस्टर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इजराइल के साथ। इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी नॉर्मलाइज हैं। स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन गल्फ नेशंस फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। मिडिल ईस्ट एरिया में स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर गल्फ नेशंस आते हैं और इन गल्फ नेशंस पर इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, स्पेशली गैस एंड ऑयल इंपोर्ट के लिए। नंबर एट, कल्चरल एंड डियास्पोरा लिंक। अबाउट 3.5 मिलियन इंडियन पीपल लिविंग इन यूएई फॉर्म अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द टू नेशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में डियास्पोरा लिंक बहुत बिग है। अबाउट 3.5 मिलियन इंडियन पीपल यूएई के अंदर रह रहे हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक क्रूशियल लिंक मेकिंग करते हैं। Some initiatives like the inauguration of the first Hindu temple in Abu Dhabi reflect the shared values of tolerance and coexistence, enhancing cultural ties between UAE and India. कुछ मंथ पहले अबू धाबी के अंदर फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनऑगुरेट किया गया है, जो कि टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड शेयर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं कल्चरल टाइज एनहांस किए गए हैं। नंबर 9, कॉपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक बोथ कंट्रीज कॉपरेट इन मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन। कोविड पैंडेमिक के टाइम पर दोनों कंट्रीज ने मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन से रिलेटेड कॉपरेशन शो किया। दिस कोलैबोरेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक इन द हेल्थ केयर सेक्टर हैज स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप एंड डेमोन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम ऑफ क्राइसिस। हेल्थ केयर सेक्टर में ये जो कोलेबोरेशन दोनों कंट्रीज ने शो किया, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और हेल्थ केयर सेक्टर का ये जो कोलेबोरेशन है, दोनों कंट्रीज ने जिस तरह से एक दूसरे का हेल्प किया, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है। व्हाट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट? Project Elephant was launched in 1992 by the Government of India's Ministry of Environment and Forest. प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। दिस स्कीम एम्ड एट सपोर्टिंग स्टेट्स टू मैनेजिंग देयर विल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन थ्रू फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन एम था वो वेरियस स्टेट्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना था, सो दैट वाइल्ड एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके और पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके। अबाउट एशियन एलिफेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया हैव लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट विद ओवर 60% ऑफ ऑल विल्ड एशियन एलिफेंट लिविंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर एशियन एलिफेंट सबसे ज़्यादा है और मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन भी यही है, और ओवरऑल जो एशियन एलिफेंट है वो 60% एलिफेंट इंडिया के अंदर रिसाइडिंग है। एज पर एलिफेंट कंजर्वेशन स्टेटस इन इंडिया एस्टिमेटेड 28,000 एलिफेंट्स इन इंडिया एज ऑफ 2024। एलिफेंट कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग 2024 में अबाउट 28,000 एशियन एलिफेंट्स यहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं। कर्नाटका होल्ड्स 25% ऑफ इंडियाज एलिफेंट पॉपुलेशन। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 25% एलिफेंट कर्नाटक स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया हाउसेस 31 एलिफेंट रिजर्व इंक्लूडिंग रिसेंट एडिशंस लाइक द सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व इन नागालैंड,
द दांदेली एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटक एंड लेमरू एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। इंडिया में करंटली 31 एलिफेंट रिजर्व है, जिसमें कुछ न्यू रिजर्व भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। सच एज नागालैंड के अंदर सिंगपान एलिफेंट रिजर्व यहाँ पर स्टेप किया गया है। कर्नाटक के अंदर दांदेली एलिफेंट रिजर्व मेकिंग किया गया है एंड छत्तीसगढ़ के अंदर लेमरू एलिफेंट यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। Now the total expansion area is 76,508 square kilometer of elephant reserves spread across 14 states in India. एलिफेंट रिजर्व का जो टोटल एरिया करंट में है वो 76,508 स्क्वायर किलोमीटर बन चुका है, जो कि 14 स्टेट के अंदर स्प्रेड है। एज पर 2017 एलिफेंट सेंसस, कर्नाटक होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट विद 6,049 एलिफेंट, फॉलोड बाय आसाम विद 5,719 एंड केरला विद 3,054। 2017 एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटक स्टेट के अंदर है। सेकंड नंबर पर आसाम एंड थर्ड नंबर पर केरला आता है। स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब स्पीसीज, द इंडियन स्पीसीज, द सुमात्रा स्पीसीज एंड श्रीलंकन स्पीसीज। एशियन एलिफेंट की यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, जिसमें इंडियन स्पीसीज, श्रीलंकन एंड सुमात्रा स्पीसीज आती हैं। Asian elephant is the largest terrestrial mammal in Asia, which inhabit grassland and forest across 13 countries in South and Southeast Asia, adapting to various environment from dry to wet. एशियन एलिफेंट एशिया में लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ममल है, जो कि लगभग 13 कंट्रीज में पाया जाता है, स्पेशली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। कंपेयर टू अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, एशियन एलिफेंट हर्ड आर नोटेबली स्मॉलर इन साइज। एशियन एलिफेंट का अगर अफ्रीकन सवाना एलिफेंट के साथ कंपेयर किया जाता है तो एशियन एलिफेंट का जो हर्ड साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, जबकि अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का जो साइज होता है वो काफ़ी बिग होता है। थ्रू आउट एशिया एलिफेंट सिग्निफिकेंट cultural importance and also have a long history of close association with humans, evolving into symbolic figures into various cultures. पूरे एशिया के अंदर एलिफेंट का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट कल्चरल इम्पोर्टेंस है एंड लॉन्ग हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो ह्यूमन के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन रहा है। वेरियस कल्चर्स में इसको सिंबॉलिक फिगर के तौर पर भी इवॉल्व किया गया है। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एट 1972 शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। इट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एट 1792 के शेड्यूल 1 में एशियन एलिफेंट को रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है, इट मीन्स इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। CITES अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, restore habitat to bring back the natural homes of elephant and the path they travel। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो इसके हैबिटेट को रिस्टोर करना है, इसका जो नेचुरल होम है उसको ब्रिंग बैक करना और इसका जो पाथ जिस पर ट्रेवल किया करता था उसको भी यहाँ पर रिस्टोर करने का टारगेट है। टू प्रिवेंट डेथ, डेवलप वेरियस वेज टू स्टॉप अननेचुरल कॉज ऑफ एलिफेंट डेथ इन इंडिया। सेकंड ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट एलिफेंट का रहा है कि इसके डेथ को प्रिवेंट करना है। नंबर 3 कंजर्वेशन प्लानिंग, क्रिएट एंड प्रमोट स्मार्ट प्लान्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए स्मार्ट प्लान क्रिएट करना एंड प्रोमोट करना इस ऑब्जेक्टिव रहा इस प्रोजेक्ट का। नंबर 4 कॉम्बैट इलीगल ट्रेड, स्टॉप द इलीगल सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एलिफेंट टस्क एंड सील्ड एलिफेंट फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स। हंटर्स एंड पोचर्स से एलिफेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और इसकी सेलिंग एंड बाइंग को किस तरह से स्टॉप किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव भी प्रोजेक्ट एलिफेंट का रहा है। नंबर 5 रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ह्यूमन एंड एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। नंबर 6 एम्स टू लिमिट ह्यूमन एक्टिविटीज़, एलिफेंट लिविंग एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं लास्ट कुछ डिकेड्स से, उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से लिमिट किया जाए। नंबर 7 सपोर्ट स्टडीज एंड रिसर्च, एनकरेज स्टडीज एंड रिसर्च ऑन एलिफेंट प्रोटेक्शन एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दैम। एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टडीज एंड रिसर्च को इनक्रेज करने का टारगेट रहा है। नंबर 8 टू बूस्ट हेल्थ केयर, मेक श्योर डोमेस्टिक एलिफेंट गेट द राइट केयर टू स्टे हेल्दी एंड टू हेल्प देम ब्रीड प्रॉपर्ली। डोमेस्टिक एलिफेंट के राइट हेल्थ केयर को किस तरह से इंश्योर किया जाए, ये इसका टारगेट रहा है। नंबर 9 टू बूस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, help communities living near elephants to cooperate in a way that
दैट इज गुड फॉर पीपल एंड एलिफेंट। एलिफेंट के नियर रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको इस चीज़ के लिए कोऑपरेट किया जाए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से एडजस्ट करें जिसकी वजह से पीपल और एलिफेंट दोनों के लिए एक प्रॉफिट हो सकता है, एक गुड सिंबल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।